हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 23 दिसंबर है और 22 दिसंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे लेक्चर्स सिंपल, हैंड रिटन और बहुत ही ईजी फॉर्मेट में हैं। चलो फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको अभी आज का लेक्चर तो आपको इतना पसंद आएगा। मैंने साथ के साथ एक तो पीडीएफ की कटिंग और अपने द हिंदू के नोट्स, उसके अलावा जो द हिंदू की न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल के जो कटिंग है, उसके अलावा प्रॉपर डायग्राम सहित डाला है। आपको लगेगा यार मज़ा ही आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये ऑयल स्पिलिंग, यानी ये ऑयल का फैलाव हो रहा है। उसके बाद मैं सारी चीज़ समझा रहा हूँ, अभी देखते जाओ। अभी क्या हुआ है कि देखो, कमिंग सून एक कैफेटेरिया फॉर ऑयल स्पिल हिट बर्ड्स एट क्रीक इन तमिलनाडु। तो ये ऑयल स्पिल का केस है, तो अभी हमको समझना है ऑयल स्पिल का क्या सिस्टम है। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ सुन लो। डेब्ट टू जीडीपी 81%। अभी एज पर आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। वो रिपोर्ट में बोला है कि हमारे भारत का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो गया है वो 81% हो चुका है। अगर इसी प्रोग्रेस से हम चलते रहें तो बहुत जल्दी 100% पहुंच जाएगा और सोचिए भारत की इकोनॉमिक स्थिति डाउन हो जाएगी। तो अभी हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, इन सबको, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इन सारी चीज़ों पर हमारा फोकस पहले होना चाहिए। चलो, कमिंग सून है, ये तो हमने न्यूज़ तो पढ़ी ली थी ऑयल स्पिल वाली। अब ऑयल स्पिल को पढ़ लेते हैं। एवरेज ऑयल स्पिल रेफर्स टू एनी अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल, गैसोलीन, फ्यूल्स और अदर ऑयल्स बाय प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट। अब इस चीज़ को समझो, ऑयल स्पिल का मतलब क्या होता है। अगर ऑयल जो क्रूड ऑयल होता है या तो वो रिलीज हो जाए, या गैसोलीन हो जाता है, या फ्यूल्स और अदर ऑयल्स बाई प्रोडक्ट, यानी या तो ऑयल का बाई प्रोडक्ट या ऑयल खुद अगर जैसे समुद्र है तो उसके अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है तो उसको बोला जाता है ऑयल स्पिल। नाम ही यही है, ऑयल का गिरना, बाहर निकलना। ऑयल स्पिल कैन पोल्यूट लैंड, एयर और वाटर। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ पानी को खराब कर सकता है, नहीं। अगर ऑयल लैंड पर भी गिर जाता है तो उसके बाद वो जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तो वो पोल्यूट कर सकता है लैंड को, एयर को और वाटर को। इसकी कोजेज क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत है एक्सीडेंट। अब आप सोचिए कि सड़क पर एक टैंकर जा रहा है ऑयल का, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, तो उससे ऑयल स्पिल हो जाएगा। और अगर यही बड़ा जहाज है जिसमें मतलब लाखों टन ऑयल है, स्पेसिफिकली वो ऑयल को ले जा रहा है और वो स्पॉइल, मतलब वो उसका एक्सीडेंट हो जाए तो ऑयल गिर जाएगा। और ऑयल अगर गिर जाता है तो ऑयल गिरने से क्या होगा, उस पूरे जो समुद्र के अंदर, उस वाले एरिया के अंदर ऑयल फैल जाएगा ऊपर की साइड में, पानी के ऊपर, क्योंकि ऑयल और पानी एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल पानी के ऊपर तैरता रहता है। और आप सोचिए, अगर ऑयल पानी के ऊपर तैरेगा तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या होगी, उसको मैं समझाऊंगा। स्पिल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन, या पाइपलाइन है वो फूट जाती है तो उससे ऑयल, लाखों लीटर ऑयल तो वैसे ही बह जाता है। तो वो जहाँ पर बहेगा वो पूरा एरिया की जो उर्वरक क्षमता है, अगर वो खेत के अंदर से निकला हुआ है तो खेत के बीच की उर्वरक क्षमता बेकार हो जाएगी। ये चीज़ समझ लो आप। अब एक छोटी सी चीज़ समझो कि हमने ये तो देख लिया कि ऑयल निकल जाएगा तो क्या होगा। तो अब देखो, अगर समुद्र के ऊपर ऑयल है और वो अगर ऑयल सी के पानी के सरफेस पर ऑयल जम जाता है तो आप सोचिए सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी। सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या जो मछलियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो अंदर प्लांट बना नहीं पाएंगे। और जब प्लांट नहीं बना पाएंगे तो आपको पता है एल्गल ब्लूम जो हुआ था, वो तो एल्गल ब्लूम में तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का कंज्यूमशन ज़्यादा कर लेते हैं तो ऑक्सीजन बचती नहीं है। लेकिन अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अंदर की प्लांट, फिश और जो भी जीव और जानवर है समुद्र के अंदर, वो उनकी सबकी डेथ हो जाएगी। तो उसका इंपैक्ट समझो। सबसे पहले तो इंडिजीनियस पीपल, यानी ऐसे लोग जो केवल सी फूड पर ही निर्भर है, ऐसे लोगों के लिए तो लाइफ ही का सवाल आ जाएगा, उनके लिए तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, कट ऑफ सनलाइट, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। हाइपोथर्मिया हो जाता है, किससे, जो मरीन मेमल्स होते हैं वो डाई फ्रॉम हाइपोथर्मिया। क्योंकि देखो, जो मरीन मेमल्स है जैसे कि बड़े बड़े, अगर मछली है, अब मछली के ऊपर तेल, ऑयल अगर छिड़क जाता है, वो उसके ऊपर वो श्वास नहीं ले पाती है तो उसके बाद उसको भी हाइपोथर्मिया हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रोपिंग जो प्रॉपर्टी ऑफ फीदर्स एंड फर ऑफ बर्ड्स। अब एक चीज़ होती है कि हमारे यहाँ पे बॉडी के अंदर जो मेमल्स होते हैं, मरीन मेमल्स, उनके अंदर एक अलग ही कैपेसिटी होती है कि उनको पानी से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनका मेन जीवन ही पानी में निकलता है। लेकिन जब अगर वो ऑयली बॉडी हो जाती है उनकी, तो जो उनके फर और जो उनके फिदर्स होते हैं उनसे अंदर श्वसन क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके ऊपर तो ऑयल लग गया है। और हम तो जैसे हमारी बॉडी पर ऑयल लग जाता है इंसान तो हम हटा सकते हैं कपड़े से कैसे भी करके, लेकिन उनके ऑयल लग जाएगा तो वो तो पानी के अंदर ही घूमेगी। तो अगर उनकी बॉडी पर ऑयल लग जाता है तो उनका कुछ नहीं होने वाला, ना तो उनके ऑयल को वो हटा सकती है, और जब ऑयल उनके फर और फिदर पर लग जाता है तो जो उनकी श्वसन क्रिया इन्हीं पार्ट्स के थ्रू होती है, इन्हीं पार्ट्स के थ्रू वो लाइट लेती है तो उनकी डेथ हो जाती है। और टॉक्सिक होता है, कितनी बार तो ऑयल्स के अंदर जहरीले गैस होते हैं, जैसे कि इंजेस्टेड ऑयल कैन बी टॉक्सिक टू अफेक्टेड एनिमल्स, वो एनिमल्स के लिए बहुत जहरीला हो सकता है, और डैमेज देयर हैबिटेट एंड रिप्रोडक्टिव रेट, और कितनी बार तो उनकी रिप्रोडक्टिव रेट को भी डैमेज कर देता है। उसके बाद थ्रेट टू मैंग्रोव्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैंग्रोव्स होते हैं उनको भी बहुत बड़ी थ्रेट होती है, जिससे होता है सॉल्ट वाटर मार्शेज एंड मैंग्रोव सफर फ्रॉम ऑयल स्पिल्स। अब इस चीज़ को समझो कि थ्रेट टू मैंग्रोव का मतलब होता है सॉल्ट वाटर मार्शेज। एक तो होता है सॉल्ट वाटर मार्शेज का मतलब जो नमक का जो पानी होता है, एक वो दिक्कत है, और एक मैंग्रोव सफ़र करता है ऑयल स्पिल से। अगर ऑयल ढुल जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, मैंग्रोव को सफ़र करना, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं या फिर जो सॉल्ट वाटर मार्शेज होते हैं
उनके लिए बहुत भरी दिक्कत हो सकती है। तो ये थ्रेट किसको हो सकता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी अगर सोचिए कि पानी के अंदर ऑयल फैल जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट देख लो साथ के साथ ही, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके कारण एक तो टूरिज्म अफेक्ट होता है। अगर कोई ऐसी जगह है जो शानदार लोकेशन है और वहाँ ऑयल स्पिल हो जाएगा तो उस लोकेशन की सिचुएशन बिगड़ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, पावर प्लांट अफेक्ट हो जाते हैं, ऑयल स्पिल हो जाते हैं। तो अभी जैसे कि अगर कोई पावर प्लांट स्पेसिफिकली खेती के भरोसे है और वहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया तो वहाँ की खेती बेकार हो जाएगी। इस तरह अल्टीमेटली, और पावर प्लांट के अंदर भी अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो वहाँ की जो हमारी मशीनरी है उनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी डाउन हो जाती है। और फिशिंग बिजनेस अफेक्ट, और सबसे मेन चीज़ है कि कोई व्यक्ति है जो कि मछुआरे होते हैं, उनका मेन बिजनेस क्या होता है, फिशिंग करना। अगर उनका मेन बिजनेस ही कैसे अफेक्ट होगा, क्योंकि वो अगर खुद ही फिशिंग के भरोसे है और अगर इस टाइप का ऑयल स्पिल हो जाता है तो उनकी फिशिंग अफेक्ट होगी। और फिशिंग अफेक्ट होगी तो क्योंकि मछलियाँ मर जाएगी तो डेथ मछलियों से उनका रोजगार नहीं चलता है। जो समुद्र में डेथ हो जाएगी 2 दिन 3 दिन पहले, तो वो मछलियाँ उनमें बदबू आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। उनको चाहिए होती है बिल्कुल ताज़ा मछलियाँ जो वो एक बार पकड़ते हैं उसके बाद डेथ होती है और इंस्टेंट उसको बेच देते हैं। चलो ये ठीक है। अब रेमेडी को समझ लो। रेमेडी भी बहुत सारे बायो रेमेडिएशन के ऑप्शन है, देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज अवेलेबल है जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऑयल स्पिल के अंदर उसको यूज करके ऑयल को हटा सकते हैं समुद्र से। उनका एग्जाम्पल है जैसे याद रखना, परपेल्यूसिडिवाका, उसके अलावा साइक्लोक्लेस्टिकस, ओलियस्पिरा और थालासेस्टुएस, और उसके अलावा जोहोंग सानिया। इस टाइप की जो ऑयल को मतलब जो बैक्टीरियाज है, अगर हम उसको ऑयल स्पिल पर छिड़क देते हैं, उसको अगर हम समुद्र के ऊपर छिड़क देते हैं तो उससे सबसे बड़ा चीज़ क्या होगा, अगर इस टाइप की बैक्टीरिया को छिड़कने से ऑयल बिल्कुल हट जाएगा और ऑयल स्पिल खत्म हो जाएगा। वहाँ पर जो ऑयल है उसको हटा दिया जाएगा। और अगर एक बार ऑयल हट जाता है, आप इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इन बैक्टीरिया को समुद्र के ऊपर छिड़क दिया जाता है तो वो अपने इसके साथ वो बैक्टीरिया ऑयल को कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद होता है कंटेनमेंट बूम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटेनमेंट बूम यानी फ्लोटिंग बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं। 1 सेकंड में आपको वापस दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये फ्लोटिंग बैरियर बोला जाता है। अगर पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर ऑयल स्पिल हो गया है तो उसके चारों तरफ एक फ्लोटिंग बैरियर लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, वो जो ऑयल स्पिल होगा वो उस एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, तो वो ज़्यादा जगह तक नहीं फैलेगा और फिर हम बैक्टीरिया का यूज करके उसको हटा देंगे वैसा। तो ये चीज़ समझो। फ्लोटिंग बैरियर्स लगा दिए, रेस्ट्रिक्ट द ऑयल स्पिलिंग टू अदर एरियाज। स्कीमर्स का मतलब होता है डिवाइसेज यूज्ड फॉर फिजिकली सेपरेटिंग स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम द वाटर सरफेस। अब इस चीज़ को समझो। स्कीमर का मतलब होता है डिवाइसेज, ऐसी डिवाइसेज जिनको यूज किया जाता है किसके लिए, फिजिकली सेपरेट करना स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम द वाटर सरफेस। यानी जो वाटर का सरफेस होता है, आप ऐसी डिवाइसेज का यूज कीजिए जो कि स्पेसिफिकली सेपरेट करती है स्पिल आउट, मतलब ऑयल को स्पिल आउट करती है फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो ऐसी डिवाइसेज भी होती है जिनको स्कीमर बोला जाता है, जिनका यूज किसके लिए किया जाता है, ऑयल को सेपरेट करना है वाटर सरफेस से। उसके अलावा एक सोरबेंट होता है, ये एक स्ट्रॉ होती है जो कि वोल्केनिक एश और या फिर पॉलिस्टर डिराइव्ड प्लास्टिक्स में 3 चीज़ें होती है। एक तो स्ट्रॉ, एक वोल्केनिक एश हो जाती है, एक पॉलिस्टर डिराइव्ड प्लास्टिक होती है। इन तीनों का यूज करके भी हम ऑयल स्पिल को हटा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आपको याद रखना है, मेंस में आपको आंसर राइट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो डिस्पर्जिंग एजेंट्स, यानी जो सरफेसेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं दैट एक्ट टू ब्रेक लिक्विड सब्सटेंस केमिकल्स, यानी ऐसे भी सरफेसेंट आते हैं या कंपाउंड्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस केमिकल्स, यानी अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर बन चुका है तो उसको हटाने का काम भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जिंग एजेंट। अब लॉ समझ लो साथ के साथ में। इंडिया में ऑयल स्पिल से रिलेटेड क्या क्या लॉ है, तो देखो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान ऑफ 1996 टू हैंडल सच सिचुएशन। एक प्लान है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान ऑफ 1996 है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको कि एक नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है, कब का, 1996 का। इशू करने वाला कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद इसको लास्ट अपडेट कब किया गया था, मार्च 2006 में। और इट गिव्स द इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी ये इंडियन कोस्ट गार्ड को पावर देता है कि आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि ऑयल स्पिल क्लीनिंग ऑपरेशंस को किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें अगर सी में फंस जाती है तो वहाँ पर उनमें सबसे बड़ा रोल किसका आ जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। और जब इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल आ जाता है तो उस टाइम पर ये कौन सा एक्ट आ जाता है, कौन सा प्लान आ जाता है, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान ऑफ 1996। उसके तहत कोस्ट गार्ड के पास पावर है तो वो स्टेट डिपार्टमेंट की जो एजेंसियाँ है उनकी हेल्प ले सकते हैं। चलो, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनी हुई है ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 2001। बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 2001, इसको क्या बोला जाता है, बंकर कन्वेंशन भी बोला जाता है। याद रखना, बंकर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है बंकर कन्वेंशन, या छोटे एग्जाम्स में भी आ सकता है कि बंकर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो आपको लिखना है इट इज रिलेटेड टू ऑयल स्पिलिंग, ऐसा कुछ भी उससे रिलेटेड पॉइंट आएगा तो वहाँ आपको डालना है। इंडिया ने रेटिफाई किया था 2015 में, एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है और इंश्योर करता है एडिक्वेट प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव कंपनसेशन फॉर डैमेज। और ये क्या करता है, इंश्योर करता है एडिक्वेट प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव जो कंपनसेशन होता है, एक तो होता है एडिकेट, एक होता है प्रॉम्प्ट एंड एक इफेक्टिव कंपनसेशन फॉर डैमेज। तो डैमेज के लिए जो इफेक्टिव एडिक्वेट एंड प्रॉम्प्ट कंपनसेशन होने का काम करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक इसको रेटिफिकेशन 2015 में हो चुका है। ये एडिक्वेट प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोवाइड करने का काम करता है डैमेज के लिए। तो ये सब ये इंटरनेशनल लेवल का एक लॉ है। उसका कारण क्या है कि जो बंकर कन्वेंशन है उससे बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे यूएसए का जैसे कोई जहाज जा रहा है
अब बीच में किसी ऐसे एरिया में को अफेक्ट कर दिया जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उनको तो नुकसान हो गया ना, अगर उनके एरिया से निकल रहा है। तो उस टाइम पे ये कन्वेंशन उनको सपोर्ट करता है कि उनको डैमेज देता है, उनके कंपनसेशन देने का काम करता है जो डैमेज हुआ है। चलो अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, उसको आपको बहुत शानदार तरीके से समझना है। ये न्यूज़ है एनालाइजिंग द पोस्ट ऑफिस बिल 2023, यानी 2023 पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आ चुका है और अभी हमारे यहाँ पर भर भर के एक पास हो रहे हैं। तो चलो बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ये देखो इंडियन पोस्ट को देख लो, डिपार्टमेंट को, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 ये रिपील किया गया था। इसको कब रिपील किया गया? इंडियन मतलब इसने क्या रिपील किया, कौन से एक्ट को? पहले एक था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 जो कि अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है, उसको रिपील करके नया एक्ट आ चुका है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और ये लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। इसकी प्रोविजन समझ लो। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, प्रोवाइड मेनी सर्विसेज। अब धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस से सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझो, इंटरसेप्शन ऑफ शिपमेंट। अगर उनके ऑफिसर्स को लगता है कि जो ये पोस्ट जा रही है, जो इंडियन पोस्ट के थ्रू पोस्ट जा रही है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है या पब्लिक सेफ्टी के वो खिलाफ है, तो उसको चेक करने का काम उनके पास पावर है कि वो उसको चेक कर सकते हैं। तो ग्रांट द सेंटर को ये पावर देता है कि वो मतलब ग्रांट द सेंटर द अथॉरिटी, जो हमारी सेंटर की जो अथॉरिटी है उनको पावर देने का काम करता है कि ऑफिसर्स फॉर द इंटरसेप्शन, ओपनिंग और डिटेक्शन ऑफ आइटम्स इन पब्लिक सेफ्टी, यानी आप उसको चेक कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो, यानी उसको अपने हाथ में कैप्चर भी कर सकते हो। उसके अलावा परमिट करता है पोस्ट ऑफिसर्स टू ट्रांसफर पोस्टल आइटम्स टू कस्टम अथॉरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पोस्ट ऑफिसर्स है, जो मतलब ये पोस्ट के ऑफिसर्स है, उनको परमिट करता है टू ट्रांसफर पोस्टल आइटम टू कस्टम अथॉरिटीज, यानी जो कस्टम अथॉरिटीज होती है उनको पोस्टल आइटम ट्रांसफर करने का काम करता है। अब इस चीज़ को समझना कि अगर ऐसा कोई आइटम है जो कि उनको ऐसा लगता है कि इस पर कस्टम नहीं चुकाया गया है या इलीगल है या कस्टम अथॉरिटी के थ्रू छिपा के आया है कस्टम अथॉरिटीज से, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, वो पोस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं कस्टम अथॉरिटीज़ को। और ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो कस्टम से प्रोहिबिटेड होते हैं, अगर ऐसा कोई गुड्स है तो कस्टम अथॉरिटी को फिर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी सेक्शन 10, ये एग्जेम करता है कि जो पोस्ट ऑफिसर्स है फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, फ्रॉम लॉस, मिस डिलीवरी, डिले और डैमेज। अगर कोई डिले हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, कोई मिस डिलीवरी हो जाती है या कोई लॉस हो जाता है, तो इस टाइप की लाइबिलिटी से जो पोस्ट ऑफिसर्स है उनको एग्जाम कर दिया गया है। इसमें मुझे थोड़ा सा इशू लगा कि देखो कुछ चीज़ों में एग्जाम करना सही है, लेकिन अगर आपने मिस डिलीवरी कर दी तो ये तो गलत है। तो इस टाइप से गवर्नमेंट को इस केस के अंदर, पर्टिकुलरली इस प्रोविजन के लिए बोल रहा हूँ कि इस केस में उनको पूरी एग्जामेशन नहीं मिलनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत एग्जामेशन मिलती तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है अभी जो हुआ है जो उसमें हम क्या कर सकते हैं वैसा। ऑफेंसेज एंड पेनल्टी, अभी मोस्टली ऑफेंसेज एंड पेनल्टी को एलिमिनेट कर दिया गया है, कुछ बाकी है वैसा। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दी जाएगी, जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज थी उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, जैसे सेक्शन 4 ऑफ द 1898 एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। और सेक्शन 4 किसके लिए बोलता है? विच ग्रांटेड द सेंटर द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑल लेटर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय पोस्ट। तो उसके अंदर क्या होता था कि सेंट्रल के पास एक एक्सक्लूसिव पावर था कि वो अपने जितने भी लेटर्स है उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को पोस्ट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते थे। तो जो उनको स्पेसिफिक प्रिविलेज मिली हुई थी सेंटर को, उस प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा रेगुलेट करता है प्राइवेट कुरियर सर्विस बाय ब्रिंगिंग इट अंडर इट्स एम्बिट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पहले क्या होता था, जो प्राइवेट कुरियर सर्विस थी वो पोस्ट ऑफिस के अंदर कवर्ड नहीं थी, पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर, लेकिन नाउ जो प्राइवेट कुरियर सर्विस है उनको भी रेगुलेट किया गया है बाय ब्रिंग इट, उसको इसी के अंदर की पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में प्राइवेट कुरियर्स को भी लेकर आया गया है और उनको रेगुलेट किया जाएगा। इट एक्सटेंड द पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस बियॉन्ड पोस्टल ऑपरेशन, ग्रांटिंग देम द अथॉरिटी टू ओवरसी एक्टिविटी। अब एक चीज समझना, जो एक पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल होता है किसके, पोस्ट ऑफिस के पावर ऑफ पोस्टल सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको पावर, उनका पावर एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले वो लैंड बेस पर ही काम कर सकते थे, लेकिन अब जो ओवरसीज एक्टिविटी होती है उन पर भी उनकी अथॉरिटी का पावर एक्सटेंड कर दिया गया है। चलो ये टॉपिक समझ लिया। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है, पोस्टल ऑफिस बिल के जो प्रोविजन है उनको बहुत अच्छे से समझा है। और मेरे क्या हैंड रिटन नोट्स इसलिए बहुत आसानी से बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत जल्दी फिनिश हो गई, तो जल्दी फिनिश होने का रीजन ये है कि हैंड रिटन नोट्स है, बहुत सिंपल नोट्स है, तो जल्दी से कि हाँ यार ये चीज़ें एक्सप्लेन फटाफट हो जाती है। मिसिंग फॉर 42 ईयर्स नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल रिसर्फेस इन अरुणाचल प्रदेश। इस चीज़ को समझ लेना। एक नाम दफा जो फ्लाइंग स्क्विरल रिसर्फेस है, देखो ये एक्चुअली इमेज तो दिख रही होगी और मैंने इमेज भी डाली है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले ये इंडिया का मैप है, ये देखो इसके अंदर आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम दफा जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो दिख रहा होगा। देखो मैं आपको एक जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहा है नाम दफा, बस ये याद रखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा वाला सेक्शन हमने देख ही लिया है। और ये देखो अरुणाचल प्रदेश का मैप है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये वाला, ये एरिया है नाम दफा वाला। चलो ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है और वहाँ पर जो बिल्कुल ही ईस्टर्न साइड में नाम दफा टाइगर रिजर्व है, नाम दफा नेशनल रिजर्व है, उसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। सब चीज़ें पढ़ेंगे। और ये क्या है हमारे, इसको मैं बताऊंगा अभी आपको सारी चीज़ें, 1 सेकंड है ना। ये तो फ्लाइंग स्क्विरल जो कि एक्चुअल में न्यूज़ में है वो है। अब इस चीज़ को समझो, 1 सेकंड। नाम दफा नेशनल पार्क को अब हमको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, इट इज़ नेम्ड ऑफ ए रिवर ओरिजिनेटिंग इन द पार्क एंड इट मीट्स नोई दहिंग रिवर। अब इस चीज़ को समझो। तो इसके अंदर सबसे खास चीज़ क्या है समझनी है आपको। देखो इट इज़ नेम्ड ऑफ ए रिवर ओरिजिनेटिंग इन द पार्क एंड इट मीट्स नोआ देहिंग रिवर। तो ये इसका नाम किस पर रखा गया है, एक नोहा देहिंग रिवर है
उसके नाम पर नामदफा नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। नोहा देइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, यानी जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है उस रिवर की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? नोहा दियांग रिवर। ठीक है, याद रखना है। क्लाइमेट कौन सा है? तो वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होता है, माउंटेनियस रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन, सारी जो जितना भी वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सारा क्लाइमेट वहाँ पर है। सबसे मेन चीज़ ये कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये तो मैंने पहले बता दिया था। 1985 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ नेशनल पार्क है। उसके बाद ये सबसे मेन चीज़ है, इंडो म्यांमार और चाइना, उनकी ट्राई जंक्शन पे, एक साइड में इंडिया है, एक साइड में चाइना है और एक साइड में म्यांमार है। तो इंडिया के अंदर तो ये नामदफा टाइगर रिजर्व है, तो उसका जो तीनों का ट्राई जंक्शन होता है वहाँ पर ये नेशनल पार्क है। उसके बाद लोकेटेड इन द मिश्मी हिल्स एंड द पटकाई रेंज। अब इस चीज़ को याद रखना है, जो मिश्मी हिल्स होती है ना, वहाँ पर ये सबसे मेन चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर। ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये मिश्मी हिल्स में लोकेटेड है और पटकाई रेंज के अंदर लोकेटेड है। ये चौथा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। पहला है हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर, दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में, और तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद चौथे नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एस्टेब्लिश एज ए नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ? 1983 के अंदर, और 1983 के अंदर ही इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। याद रखना है आपको। ऑल्सो ऑन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमारी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है कि फ्यूचर में कभी भी ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है। फेमस फॉर नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल स्पीसीज, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई थी। फ्लाइंग स्क्विरल स्पीसीज थी वो मैंने अभी दिखाई थी इमेज में, वापस दिखा दूंगा। स्पॉटेड इन 1981 और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, याद रखनी है। और एक हुलुक गिबन्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलुक गिबन्स द ओनली एप स्पीसीज इज इन दिस नेशनल पार्क, यानी जो इंडिया के अंदर केवल जो हुलुक गिबन एप स्पीसीज है वो केवल नामदफा नेशनल पार्क में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हुलुक गिबन कहाँ पर पाया जाता है तो हमको याद रखना है कि ये नामदफा नेशनल पार्क के अंदर। अब इस चीज़ को मैं आपको दोनों को दिखा देता हूँ, हुलुक गिबन और जो फ्लाइंग स्क्विरल स्पीसीज है। इस चीज़ को देखो, ये तो है फ्लाइंग स्क्विरल स्पीसीज, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। और उसके अलावा ये हमारे जो हुलुक स्पीसीज है ना, एप की स्पीसीज, वो भी मैंने आपको दिखा दी। हुलुक गिबन बोला जाता है इसको, गिबोन, ठीक है। अब एक टॉपिक पढ़ लिया। अब देखो आज मैंने कितनी अच्छी न्यूज़ डाली है। अब एक एथेनॉल का न्यूज़ आई है, पहले मैं आपको ये एथेनॉल का दिखा देता हूँ। एथेनॉल से देखो बायोफ्यूल बन रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस न्यूज़ को देख लो, एथेनॉल इंडस्ट्री। आज एक्चुअली न्यूज़ हिंदू के अंदर आज जो प्रीमियम सेक्शन होता है वहाँ पर एक एडिटोरियल आया है एथेनॉल का, उसका आप देखो, मैंने इतना अच्छे से डाला है इसको, आपको बहुत प्यारा लगने वाला है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल से क्या बनता है? बायोफ्यूल बनता है, जो कि अभी आपको पता है कि एथेनॉल इंडस्ट्री कितनी फेमस चल रही है। तो सबसे पहले COP28 के अंदर दुबई के अंदर अभी क्या हुआ कि मोर देन 100 कंट्रीज ने ओथ ली है। किसकी ओथ ली है? कि हमको ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करना है। और एथेनॉल जो ब्लेंडेड पेट्रोल है उसको 2013-14 में 1.6% मिक्स था। आप उसका रेशियो देखना, 2013-14 में एथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी थी? 1.6%। 2022-23 में 11% और 2025 तक ये टारगेट कितना हो गया? 20% हो चुका है। आप सोचिए एथेनॉल ब्लेंडिंग इतनी भारी हो चुकी है, मतलब आप अभी 20% का टारगेट हमारा 2025 तक का है और धीरे धीरे हम इसको टारगेट को बढ़ाना है। तो अब हम सारी चीज़ को समझने वाले हैं। एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज क्लियर कलरलेस लिक्विड है, यानी ये एक तो बिल्कुल क्लियर होता है बिल्कुल कलरलेस होता है और लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये फ्लेमेबल यानी इसकी ज्वलन क्षमता बहुत तीव्र होती है और प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर से प्रोड्यूस होता है, या शुगर की जो भी मतलब या हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन के हाइड्रेशन से भी ये प्रोड्यूस होता है, या शुगर के जो अवशेष होते हैं उससे भी एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। अब इसके यूजेस समझो। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई एथेनॉल होता क्या है, लेकिन क्या एथेनॉल के यूज क्या है? तो यूज एक तो इसको अल्कोहल, जो हम बिवरेज, जो बहुत सारे जने अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं जिसको बोलते हैं बियर, वाइन, स्पिरिट, ये सब किससे बनते हैं? एथेनॉल से बनते हैं। याद रखनी है आपको, क्योंकि देखो गन्ने का जो जूस होता है उसको बार बार जब उबाला जाता है तो उससे अल्कोहल भी बन जाती है। उसके बाद इस चीज़ को समझो कि अल्कोहल तो बन गया, उसके बाद इसको और कहाँ यूज़ किया जा सकता है? तो फ्यूल के अंदर फ्यूल के अंदर, इसको बायोफ्यूल के अंदर यूज़ किया जा सकता है और ये उसको मिक्स के रूप में यूज़ करके बायोफ्यूल में यूज़ कर सकता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज़ किया जा सकता है, जैसे परफ्यूम बनाने में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अदर प्रोडक्ट के अंदर भी एथेनॉल का यूज होता है। मेडिकल और लेबोरेटरी में यूज होता है, जैसे एंटीसेप्टिक के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है एथेनॉल का। केमिकल फीड स्टॉक के अंदर यूज किया जा सकता है, जिसमें वेरियस केमिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें एथेनॉल को मिक्स किया जा सकता है। तो आप सोचिए एथेनॉल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो एथेनॉल आने वाला भारत का भविष्य है। और अगर एथेनॉल पर हमने फोकस किया तो उससे क्या होगा? हमारे जो किसानों की इनकम भी बढ़ जाएगी, रोजगार भी बढ़ने वाला है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को देख लो। ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है जो कि पोल्यूशन को कम से कम करता है। उसके बाद ये रिड्यूस करता है द इंपोर्ट ऑफ फ्यूल्स, यानी हमारे जो फ्यूल का इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है? इस प्रोग्राम के तहत हमारा टारगेट है कि हम जो फ्यूल का इंपोर्ट है उसको कम से कम करें। 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग सेट की थी 2020 से 25 के लिए और उसको फिर 20% कर दिया गया। और एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लॉन्च की गया था कब? 2018 में। उसका क्या टारगेट था? 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। उसका टारगेट है कि 2018 के अंदर एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, उसका टारगेट है कि हमको एथेनॉल की ब्लेंडिंग कितनी करनी है? 20%। उसके बाद
एक बाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया है ऑफ शुगर इंडस्ट्री। प्रोड्यूस फ्रॉम, आप सबसे मेन चीज़ होती है एथेनॉल कहाँ से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जो हमारे शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर एक तो मोलास, चाशनी, शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस, या फिर शुगर सिरप, जो शुगर सिरप होती है या जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू होते हैं उन सबसे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब सिग्निफिकेंस देख लो साथ के साथ। एक तो फॉसिल फ्यूल के डिपेंडेंस पे हमारी बहुत, उसको रिड्यूस करने का काम कौन करेगा, एथेनॉल करेगा। उसके अलावा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इसके अंदर ये रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करता है किससे, 30 से 50%। आप सोचिए केवल 20% अगर एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं हम तो उससे 30 to 50% कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कम हो जाता है। उसके अलावा रिड्यूस द हाइड्रोकार्बन एमिशन बाई 20%, और जो हाइड्रोकार्बन जो एमिशन होता है वो भी 20% से रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट फ्रेंडली है, फार्मर्स को सपोर्ट करेगा क्योंकि एथेनॉल हमारे भारत के अंदर बनेगा, किसानों के द्वारा बनाया जाएगा। तो उनके जो शुगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, लोग विल पावर बढ़ेगा और वो इसी में काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी इंडस्ट्री में उनकी इनकम की ग्रोथ होगी। उसके अलावा एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, यानी एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करना, जिसके अंदर सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना। तो हमारी जो इंडिया का जो एनर्जी से, जैसे आप सोचिए एथेनॉल को एक तो फ्यूल के अंदर यूज किया जा सकता है, अब बायोफ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, तो उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी किया जा सकता है। एक तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम आ सकता है। तो एनहांस करता है एनर्जी सिक्योरिटी को, तो हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा, और जनरेट करेगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर कम से कम 30,000 करोड़ रुपए बचते हैं हर साल अगर आप एथेनॉल के बायोफ्यूल में मिक्स करते हो, फ्यूल के अंदर, क्रूड ऑयल में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार एथेनॉल से हमारे अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जैसे फार्मर्स की इनकम बढ़ी है, शुगर इंडस्ट्री में अभी 5 लाख से लोग, मतलब शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स है 5 लाख से ज़्यादा लोग तो वर्कर्स है, एम्प्लॉई, और उसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा फार्मर्स इसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं। तो आप सोचिए अगर इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी तो फार्मर्स को भी ग्रोथ मिलेगी, तो और लोग भी, और फार्मर्स भी इस इंडस्ट्री में आना पसंद करेंगे। अब अगर हर चीज़ के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, तो उसके साथ में चैलेंजेस भी होते हैं। इसी तरह इस इंडस्ट्री के अंदर भी, एथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। आप सोचिए कि हमने ये तो बोल दिया एथेनॉल बनाएंगे, पर बनाएंगे किससे, शुगर से बनेगा ना। तो जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू, इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहाँ एक्चुअल में रेजिड्यू अवेलेबल है वहाँ पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, शुगर इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं है, एथेनॉल इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर एक तो रिक्वायर एक लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास, यानी जो अवशेष एग्रीकल्चर रेजिड्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और वो भी सीजन के हिसाब से आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, और वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कितनी बार महंगी पड़ जाती है। तो फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट विद फूड सिक्योरिटी, अब आप सोचिए कि अगर हम शुगर इंडस्ट्री पूरा फोकस एथेनॉल बनाने में कर देगी तो शुगर की अवेलेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना, और अगर शुगर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर जो शुगर की कमी होने से शुगर की रेट्स बढ़ सकती है, तो ये भी शुगर आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कन्वेंशन एफिशिएंसी एंड यील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जो हमारी कन्वेंशन एफिशिएंसी और जो यील्ड होता है वो बढ़ जाएगा। सॉरी, कन्वेंशन एफिशिएंसी एंड यील्ड, यानी जो हमारी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। थोड़ा सा क्या जुकाम हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आप सफ़र कर लेना। देखो मैं समझा देता हूँ। कन्वेंशन एफिशिएंसी एंड यील्ड, इसके अंदर क्या होता है कि कन्वेंशन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, अभी भी इंडस्ट्री के अंदर नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तो मजबूत करना है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेज है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब व्हीकल कंपेटिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, अब ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। व्हीकल कंपेटिबिलिटी कैसे चैलेंज है, तो वो मैं समझा देता हूँ कि बहुत सा, अभी हमने ये तो बोल दिया एथेनॉल को क्रूड ऑयल में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या, जो हमारा इंजन है, जो व्हीकल का इंजन है, वो उस मिक्सअप को सहन करने के लिए उस मिक्सअप से चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने किसके, बहुत सारे इंजन केवल पेट्रोल के होते हैं, बहुत सारे इंजन केवल डीजल के होते हैं। तो क्या वो बायोफ्यूल या मिक्सअप वाले इंजन है क्या, जिसको हम बोलते हैं कि हाइड्रो इंजन, जिसके अंदर सभी चीज़ों का यूज किया जा सकता है। तो इस टाइप के इंजन भी होने चाहिए ना, जो कि एक्चुअल में एथेनॉल को एक्सेप्ट कर ले, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को। अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी जाके वो एथेनॉल से मतलब हम गाड़ी चला सकते हैं। तो रन ऑन एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल और प्योर एथेनॉल व्हीकल्स आर नेसेसरी, इस चीज़ को समझो। एथेनॉल हैज लेस एनर्जी, मोर एथेनॉल इज रिक्वायर्ड फॉर सम डिस्टेंस, यानी जो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए मोर एथेनॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके साथ में कुल मिला के व्हीकल कंपेटिबिलिटी भी हमको रेडी करनी होगी। स्टेप्स क्या है, तो डाइवर्सिफाई करता है फीड स्टॉक को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो फीड स्टॉक होता है उसको डाइवर्सिफाई करने का काम क्या करता है, कौन करता है, फीड स्टॉक को डाइवर्सिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको क्या करना होगा, उसके लिए जैसे वेस्ट पेपर होते हैं, एग्रीकल्चर रेजिड्यू होते हैं, जो नॉन फूड सोर्सेज, उनका यूज करना होगा। हमको अगर वे ही सोल्यूशंस निकालना है तो सबसे पहले अपने फीड स्टॉक को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, नॉन फूड सोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा, जो एथेनॉल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की ओर अपग्रेड करना होगा। अब इस चीज़ को देखो कि हमको क्या करना होगा, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा एथेनॉल इंडस्ट्रीज़ को। उसके अलावा रीजनल प्रोडक्शन को प्रमोट करना होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। जहाँ पर भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू अवेलेबल है, जहाँ हमको पता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहीं पर एथेनॉल इंडस्ट्री की स्थापना होनी चाहिए, ताकि क्या हो सकता है, उससे उस एरिया का भी ग्रोथ होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी। और जो ब्लेंडिंग मैंडेट है, बेसिक मैंडेट,
उसको पूरा करने के लिए हमको जो ब्लेंडिंग मैंडेट उसको रेज करना होगा, हमको अनिवार्य करना होगा कि 20% ब्लेंडिंग तो करनी है, और तभी जाके शुगर इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, एथेनॉल इंडस्ट्री पर भी लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमको बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे, किसके साथ में, प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी। इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल करने की जरूरत है, और व्हीकल कंपेटिबिलिटी को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस तरह एथेनॉल इंडस्ट्री के वे हिट हमने पढ़ लिए हैं। अब एक देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, इसका लोगो ध्यान में रखना है, इसमें सारे देशों को कवर किया गया है, ये चीज़ याद रखना, कभी कभी छोटे एग्जाम्स में ऐसा आ जाता है। ठीक है, चलो IMF न्यूज़ में क्यों आया, तो देखो अभी कल क्या हुआ, IMF की एक मतलब आज से 2-3 दिन पहले IMF ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया की जो डेब्ट टू GDP रेशियो है 81% है। तो अभी हमारे लिए न्यूज़ में क्या आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई, 1944 में। क्या इसके साथ में वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी इसी के साथ हुई, तो बिल्कुल हुई, इसलिए उन दोनों को क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है। सेटअप अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद ये आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बना था। और ये कहाँ, कौन से कॉन्फ्रेंस में बने थे, तो ब्रेटन वुड्स इन द US, उस कॉन्फ्रेंस में बने थे, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। इसके मेंबर्स कितने हैं, तो 190 मेंबर्स है, याद रखना है 190 मेंबर्स है। और 190वां अभी बना था एंडोरा 2020 के अंदर। इंडिया ज्वाइंट ऑन 27 दिसंबर 1945, एंड 27 दिसंबर 1945 को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। कब ज्वाइन किया था, 1945 के अंदर, इसके जो कि हमारी आज़ादी से पहले ही हमने इसको ज्वाइन कर लिया था। द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इसका उद्देश्य क्या होता है, IMF का उद्देश्य इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करना है। उसके अलावा एक्सचेंज रेट और जो इंटरनेशनल पेमेंट है उसके सिस्टम को भी मजबूत बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, IMF की रिपोर्ट कौन कौन सी है, तो एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको इशू करने का काम किसका है, IMF का। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी इशू कौन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन, याद रखना है वाशिंगटन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब IMF का स्ट्रक्चर देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर एक तो होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो इसके अंदर जो RBI के जितने भी गवर्नर्स हैं वो कहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स होते हैं। और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, जो इंडिया का जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे सारी कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो RBI के गवर्नर है, वो सारे मेंबर्स कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी टर्म होती है 5 साल। आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोटा सिस्टम होता है कहाँ पर, IMF के अंदर। तो कोटा सिस्टम किससे डिसाइडेड होता है, कि उसकी उसी बेसिस पर उनको हमारी जो कंट्रीज है उनको पैसा दिया जाता है। GDP के अंदर कोटा कितना है, 50% वेटेज होता है और GDP की हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ओपननेस कितनी है, कोटा सिस्टम डिसाइड करने के लिए एक तो GDP, एक इकोनॉमी की ओपननेस यानी उसका खुलापन, एक वेरिएबिलिटी ऑफ इकोनॉमी और फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो उसका वेटेज कितना होता है, 50% तो GDP का, इकोनॉमी की ओपननेस के हिसाब से 30% और इकोनॉमी की वेरिएबिलिटी के हिसाब से 15% और फॉरेन करेंसी रिजर्व के हिसाब से 5%। कोटा सिस्टम डिसाइड करता है 3 थिंग्स को, एक तो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी देश कर सकता है। अगर टोटल जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसमें 75% तो डोमेस्टिक करेंसी में होगा और 25% मनी होगा रिजर्व ट्रेंचे में, जिसको हार्ड करेंसी बोला जाता है। और हार्ड करेंसी मतलब जिसके अंदर 3-4 जो भी हमारी मेन कंट्रीज है उनकी करेंसी के अंदर उसका पेमेंट होता है। चलो, उसके अलावा वोट वैल्यू भी कोटा से डिसाइड होती है, कि वोट इज डिसाइडेड बाय कोटा। USA का कोटा कितना है, 17%। मतलब अगर 85% कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें कितना परसेंट डिसीजन मेकिंग के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, तो 85% वोट चाहिए। एनी डिसीजन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर इज डिसाइडेड बाय 85% वोट, और बिना USA के एक्सेप्टेंस के कोई भी डिसीजन पॉसिबल नहीं है। और डेप्ट कैपेसिटी, डेप्ट कैन बी 200% ऑफ कोटा इन 1 ईयर, यानी जो कोटा का जो एक साल के अंदर जो कोटा होता है वो उसका डेप्ट होता है 200%। अब इस चीज़ को याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेप्ट की कैपेसिटी होती है वो कोटा का 200% है और टोटल डेप्ट कैन बी 600% ऑफ टोटल कोटा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, जो एक साल के अंदर जो कोटा होता है वो कितना हो सकता है, 200%। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक देश किसी भी लोन कितना ले सकता है, मैक्सिमम लोन 200% ले सकता है, ठीक है। और टोटल डेप्ट कितना ले सकता है, 600%, यानी जो उसका कोटा है उससे मैक्सिमम लोन तो हम 600% ले सकते हैं और एक साल के अंदर मैक्सिमम 200% ले सकते हैं। चलो, ये देख लिया, ये टॉपिक हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है। आज के लिए IMF सफिशिएंट है। एक मलेरिया वाला जो न्यूज़ है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें मैं कुछ और भी एडिशन करना चाह रहा हूँ वैसा, ठीक है। तो आज मैंने ये टॉपिक सारे आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिए हैं। एक छोटी सी न्यूज़ और देख लो, अभी जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है वो उसने अवार्ड किया यूनेस्को की 2023 का जो पिक्स ब्रेसिलीज अवार्ड होता है उसके अंदर सबसे नंबर 1 अवार्ड किसको मिला है, बेंगलोर एयरपोर्ट को। तो ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है। और इंडिया रिसीव प्राइस बिड्स फॉर 26 रफाल जेट के लिए हमको प्राइस बिड भी रिसीव हो चुकी है। तो इस तरह हमने सारी न्यूज़ को देख लिया है। अब आपको एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को पढ़ लिया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को पढ़ लिया है, एथेनॉल इंडस्ट्री को पढ़ लिया है, नामदफा नेशनल पार्क को पढ़ लिया है। उसके अलावा एक हिलो गिब्बन और जो फ्लाइंग स्क्विरल है उसका इमेज भी देख लो साथ के साथ। एंड और क्या, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने ऑयल स्पिल को देख लिया है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।